चलिए सो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, हमारी जो स्ट्रैटेजी हमें चेंज नहीं करनी है। स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी। दैट इज़ हमें प्री का कंटेंट पढ़ रहा है, मेंस के लिए में जो करेंगे या फिर जो थीम्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करना है, अच्छे से समझना है। 2-4 चीज़ें रटनी है, उनसे आइडिया भी लगाना कि करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। एंड करंट अफेयर्स में जो तड़कते भड़कते टॉपिक है जिन पे कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन हो चुकी है, उनको हमें अच्छे से कर लेना है। दैट इज़ इट। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और बात ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। सो yes, so you have to revise it a lot of time and be consistent. Do not be in a FOMO कि क्या रह जाएगा क्या नहीं रह जाएगा. So understand that, right? Okay. Now अच्छा, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट थीम्स पढ़ेंगे. सो ब्रॉड टॉपिक इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. तो सबसे पहला जो हमारा थीम है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. वैसे जनरली जो कमीशन ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनसे रिलेटेड ही न्यूज़ बनती है, बट खैर जो एक बार क्वेश्चन में आ चुका है दैट इज़ दैट ओके. सो ये हमारा जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये हमारी इस्टेब्लिश हुई है अंडर द आर्टिकल 338. ये तो याद ही करना है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसका मेन मैंडेट क्या है, मतलब इसका मेन काम क्या है? तो ये जनरली सेफगार्ड करती है राइट्स, वेलफेयर, भला, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में देखती है. कंपोजिशन अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो एक चेयरमैन होता है, एक हमारा वाइस चेयरमैन होता है और एक हमारे तीन हमारे मेंबर्स होते हैं. अपॉइंटमेंट वही हमारा प्रेसिडेंट करेगा. टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस भी हमारी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन कर रहा है, या पार्लियामेंट नाउ के प्रेसिडेंट हैं. अब की पावर्स हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं. आर्टिकल 338 सब क्लॉज 5 ये मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे मैटर्स को जो भी रिलेटेड टू सेफगार्ड के होते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के. एडवाइस करता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी मेजर्स में कि किस तरीके से और पॉलिसी को बेहतर एंड इंक्लूसिव बनाया जाए फॉर एससी. इंक्वायर करता है अगर कोई कंप्लेन आती है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर एट्रोसिटीज़ हुई है शेड्यूल कास्ट के खिलाफ. पार्टिसिपेटिंग एंड एडवाइस करता है प्लानिंग में ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्रेस की. सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट भी देता है हर साल प्रेसिडेंट को. एंड सिविल कोर्ट की इसके पास पावर भी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करता है या इंक्वायर करता है तो उसके लिए सम्मन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है विटनेस को. एंड रिकॉर्ड्स, कॉल फॉर रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी चेक कर सकता है. इसके मेन ये हमारे फंक्शन है, ऑलरेडी हम करके आए हैं. अब इसकी लिमिटेशन क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी ये नहीं है, ना ही ये कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है. ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडरी है. ये रिकमेंडेशंस दे सकती है, सजेशंस दे सकती है. ओनली रिकमेंडरी पावर्स इसके पास हैं. कैन नॉट कंपेल गवर्नमेंट. ही कोई कंपेल नहीं कर सकती, मतलब ऑर्डर नहीं दे सकती गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस को कि उनकी जो भी इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल सकती, राइट. तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में करके क्वेश्चन आया था. तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 30 आपको पता है, आर्टिकल 30 बात करता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास राइट होगा कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. एंड नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल है कि स्टेट इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं इम्पोज कर सकती है. बाकी अगर हम जजमेंट्स में देखें तो आपको पता है जो सेंट स्टीफन कॉलेज केस हुआ था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस दे सकती है उन स्टूडेंट्स को जो अपनी कम्युनिटी के, तब दैट इज़ वाई उन्होंने अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले हैं ना. हाउएवर दे मस्ट ऑल्सो एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम द जनरल पूल टू मेंटेन द फेयरनेस. लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अब ऐसा नहीं कि अब 100% ही बच्चे अपनी कम्युनिटी से लोगे, अब थोड़ी बहुत जनरल पूल से भी लो जिससे एक फेयरनेस आए. दिस केस कन्फर्म एडमिशन ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. लेकिन एक तरीके से इस केस ने ये बताया था कि जो है एडमिशन ऑटोनॉमी है हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, कि वो देना चाहे तो दे सकते हैं, बाकी कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं किया जा सकता है. अब एक केस आपने कर लिया और कोई देख लेते हैं यार. उसके अलावा आप इनामदार केस करके कर सकते हो. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि कोई भी गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट वो इम्पोज नहीं कर सकती है रिजर्वेशन इन अनपेड प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में. एनी कंपलसरी सीट कोटा वुड वायलेट माइनॉरिटी राइट अंडर द 38. और कोई कंपलसरी सीट कोटा आता है तो उससे जो है राइट्स जो है माइनॉरिटी के वो वायलेट होंगे. 10 जो SC/ST रिजर्वेशन है वो मैंडेटरी नहीं है हमारी अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में. ध्यान रखने वाली बात है, इसने बोला अनएड, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की जा सकती है. तो 2 केसेस कौन कौन से याद रखते हैं? सेंट स्टीफेंस कॉलेज केस, ठीक है,
और एक हमारा कौन सा है, इनामदार केस। दोनों में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंप्लाई नहीं कर सकती, स्पेशली जो अनएडेड है। बाकी थोड़ा बहुत जो है मतलब एक तरीके से ऑटोनॉमी टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बाकी थोड़ा बहुत उनको जनरल बच्चों को भी लेना चाहिए सो दैट एक फेयरनेस आए। बस मोटा मोटा है इनामदार केस एंड हमारा सेंट स्टीफन कॉलेज केस, इन दोनों कॉलेज केसेस को याद कर लिया। चलिए, क्या हमारा NSSC इन्फोर्स कर सकता है रिजर्वेशन को रिलीजियस? तो आंसर इज नो, नो है, बिकॉज हमने ऑलरेडी जजमेंट्स के थ्रू पढ़ लिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 30, वो प्रोटेक्शन है उनको। NSC के सिर्फ एडवाइजरी पावर्स है, वैसे भी वो इन्फोर्स तो कुछ भी नहीं करा सकता है। और एनी मैंडेटरी रिजर्वेशन वुड वायलेट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और अगर कोई आप मैंडेटरी रिजर्वेशन लाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वायलेट होगी। वो चाहे तो बस इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर कोई कंप्लेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द SC इंडिविजुअल्स इनसाइड सच इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर जैसे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने ये तय करा उनकी खुद की ऑटोनॉमी से कि हम 80% बच्चे अपनी कम्युनिटी से लेंगे, बाकी 20% हम जनरल ले सकते हैं। उस 20% में लेकिन वो SC को नहीं लेंगे, ऐसा अगर वो कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उन कंप्लेंट्स के खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है मेजर्स, बस इसका इतना ही अधिकार है। प्रेजेंट पॉलिसी रियलिटी अगर हम देखें तो जो SC का रिजर्वेशन है वो अप्लाई करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ गवर्नमेंट पैसा देती है। SC रिजर्वेशन वहाँ अप्लाई नहीं होता जो अनएडेड है, स्पेसिफिकली जो अनएडेड है एज पर लॉ एंड SC रूलिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं करा रही है, ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीटली ऑटोनॉमी होती है कि वो चाहे तो SC का रिजर्वेशन दे और ना दे, ठीक है, उसमें वहाँ पे कंप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझ लेना। तो मतलब अपने आप में रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थीम है, और कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट चले करंट में तो हमें उस चीज़ को पढ़ना है। अच्छा, करंट डिबेट क्या है? आर्ग्यूमेंट है इन्फोर्समेंट के लिए, इंश्योर इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन इवन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब अभी बोला जा रहा है कि नहीं वहाँ पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन आए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इन्फोर्समेंट है, कुछ लोग अगेंस्ट भी बोल रहे हैं कि नहीं, माइनॉरिटी की आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं देना चाहिए। ये डिबेट चलती रहती है। खैर, वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें माइनॉरिटी की राइट्स को एंड सोशल जस्टिस गोल्स कि SC को रिजर्वेशन देना एंड माइनॉरिटी की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दोनों में क्या चाहिए, बैलेंस बनाने की जरूरत है। प्रमोट कर सकते हैं हम स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस SC स्टूडेंट्स के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। बाकी वॉलंटरी रिजर्वेशन को इनकरेज करना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा इंक्लूसिव रहे एडमिशन पॉलिसीज़, और जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ कैक। कैक पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ना, कैक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बॉडी भी है, तो इसको तो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बेसिस है 148 से 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है। इसको हम गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट की टर्म है। गार्जियन मतलब रखवाला है एक तरीके से, पब्लिक पर्स मतलब जो पब्लिक का पर्स है जिसमें पब्लिक का पैसा है। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल जो भी खर्चा हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उस चीज़ के लिए जवाबदेही बनाता है। ये वर्क करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रह के काम नहीं करता, इंडिपेंडेंटली काम करता है। ऑडिट करता है कैसे मनी यूज़ हुआ है, कहाँ पे खर्च हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट, PSUs एंड ऑटोनॉमस बॉडीज़ के थ्रू। ना आपको पता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, आपको पता है अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका प्रेसिडेंट करता है, ये इलेक्टेड नहीं होता है, सो ये फ्री है एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर से, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये ऑफिस को होल्ड करता है 6 साल के लिए या फिर 65 साल जो भी अर्लियर होता है, एंड रिज़ाइन करता है ओनली टू द प्रेसिडेंट, और इसको रिमूव भी सिर्फ और सिर्फ लाइक अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जा सकता है। दैट मीन्स काफ़ी टफ है अपने आप में, थोड़ा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, उसके लिए भी 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठती है, आपको पता ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैग को एक हाई स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस मिलती है जिससे कि वो इंडिपेंडेंट होकर फेयर तरीके से काम कर सके। नाउ सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सैलरी कितनी मिलेगी, कंडीशंस क्या रहेंगी सर्विसेज की, इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। सैलरी इसकी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड इंडिया पे, इसका मतलब है कि आप इस पर वोट नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको कम नहीं कर सकते हो। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट है, बिकॉज देखो इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के फाइनेंस की, दैट इज़ वाई इनका जो रीअपॉइंटमेंट है इसको हमने बैन किया है, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल फेवर ना कर पाए किसी को भी। कांट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट रिटायरमेंट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी इवन नहीं कर सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। सो दैट इज़ वाई सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस दोनों इनको दी गई है, ठीक है। नाउ जिससे क्या हो, इम्पार्शियल फंक्शन, मतलब किसी को पार्शल, किसी की तरफ होके, किसी को फेवर करके फंक्शनिंग ना करे, अपना इम्पार्शियल होके करे, एंड नॉन पार्टिसनशिप को फॉलो करे। नए पावर्स एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ,
सबसे पहले हमारा एक इनका मेन काम क्या है, ऑडिट करना। ऑडिट मतलब चेक करना कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जितना बोला था खर्चा, जितना अप्रूव हुआ था, क्या उतना ही खर्चा किया है। गवर्नमेंट ओन कंपनीज ने जितना खर्चा उनको बोला था क्या उतना ही किया है। गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जितना खर्चा बोला था उतना ही किया है। ऑटोनॉमस अथॉरिटीज़ जिनको भी पब्लिक फंड मिल रहा है क्या उनको भी उन्होंने भी जो फंड है उसका यूज़ सही करा है, जहाँ बोला था वहीं करा है। साथ में ये हमारे क्या करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, कंपाइलेंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट भी बनाता है। एंड साथ में सबमिट करता है रिपोर्ट डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट, है ना, जो कि फिर वो पार्लियामेंट को देता है, एंड गवर्नर जो कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। साथ में एक तरीके से क्या करता है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी क्रिएट करता है। तो इसके मेन काम क्या है, दैट इज ऑडिट करना, किस किस को ऑडिट करना है, साथ में रिपोर्ट बनाना, कौन कौन सी रिपोर्ट बनाना है, एंड देन रिपोर्ट को सबमिट करना। 3 इसके मेन काम है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड, किस टाइप की ऑडिट कराता है। सबसे पहले है रेगुलेटरी ऑडिट। इसका मतलब है जो रेगुलर होते हैं, जो चेक करते हैं लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि जो आपने खर्चा किया क्या वो लीगल था या इलीगल था। लीगल मतलब लॉ के थ्रू पास हुआ। प्रॉपराइटी ऑडिट, प्रॉपराइटी ऑडिट का मतलब होता है कि ये चेक करते हैं वेदर स्पेंडिंग वॉज वाइज और नेसेसरी, क्या जो खर्चा हुआ है वो नेसेसरी हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले तो लीगल, फिर उसके बाद देखेंगे कि ज़रूरत भी थी या नहीं थी। चलो लीगल तो है, प्रूफ तो करा लिया था आपने, लेकिन क्या वो लीगल हुआ, वाइज हुआ, नेसेसरी था। देन परफॉर्मेंस ऑडिट, वो चेक करते हैं एफिशिएंसी एंड आउटकम क्या है उस पर्टिकुलर मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो आपने स्पेंडिंग करा उसका आउटकम भी आया कि नहीं आया। तो 3 टाइप के ऑडिट करा है, रेगुलरिटी जो लीगलिटी चेक करा है, प्रोप्राइटी जो कि वाइज एंड नेसेसिटी को चेक कर रहा है, परफॉर्मेंस जो कि एफिशिएंसी एंड आउटकम को चेक कर रहा है। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है, रटने वाली चीज़ है, रेगुलरिटी, प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस, RPP। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। देखिए, ये प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ टैक्स पेयर्स की मनी, कि कुछ किसी भी तरीके से जो टैक्स पेयर की मनी है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये हेल्प करता है पार्लियामेंट को इवल्यूट करने में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, कि ये कम्प्लीटली जो है इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट स्कीम्स की उनको भी ये क्या करता है, इवल्यूट करता है। स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस, जो पब्लिक का भरोसा है गवर्नेंस में उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बार बार याद कर लेना इनको, तो बार बार करो, 1000 बार करो। तो ये मैंने इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर चैलेंजेस की बात करो तो कैग रिपोर्ट्स ऑफन कम आफ्टर स्पेंडिंग, नो रियल टाइम कंट्रोल। मतलब क्या है कि ये पोस्ट ऑडिट करता है। पोस्ट ऑडिट का मतलब है जो चीज़ हो चुकी है उसको ऑडिट कर रहा है, तो जो खर्चा हो चुका है उसके बाद ऑडिट करने का कोई रियल टाइम कंट्रोल तो आता नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समटाइम्स डिले शेयरिंग रिकॉर्ड, साथ में ये किसके बेसिस पे करता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स देते हैं उसके बेसिस पे। समटाइम कैग की जो फाइंडिंग्स है वो पॉलिटाइज भी की जाती है बाय मीडियन पार्टीज, तो उसमें भी पॉलिटिकल आउटकम को देखने को मिलता है। बस 3 ही मोटे मोटे इसके चैलेंजेस हैं। रीसेंट रेलेवेंस देखिए तो जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस है, कोल ब्लॉक एलोकेशन केस है, परफॉर्मेंस ऑडिट किया था स्वच्छ भारत मिशन का, ऑडिट किया था PM केयर्स फंड जिस पे काफ़ी डिबेट होती है। तो जो कहीं ना कहीं खैर शो तो कर रहा है कि कैग का एक स्ट्रॉन्ग रोल है इन इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो कैग के रिगार्डिंग अगर कोई करंट अफेयर्स में न्यूज़ आएगी तो पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है यार अपने आप में। चलिए जी, अगला थीम है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है इसका, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन बैठेगा तो उसकी मेजर फाइंडिंग्स और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेन काम क्या होता है, जो रिकमेंड करती है कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे रहेंगे यूनियन एंड स्टेट के बीच में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कराना जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं फेडरल सिस्टम में, मतलब जो पैसा है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो हमारे सेंटर एंड स्टेट के बीच में, एंड अमंग द स्टेट्स ऑल्सो। ना अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये अपॉइंट होता है एवरी 5 ईयर और अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं, 5 ही हैं। 4 मेंबर्स की मेन क्वालिफिकेशंस जो है उनको डिसाइड हमारी पार्लियामेंट ने किया है फाइनेंस कमीशन एक्ट के थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है। कमीशन ऑल्सो हैज़ अ सपोर्टिंग सेक्रेटेरिएट भी इसका होता है। ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक इस्टेब्लिश करता है कमीशन को। चेयरमैन इज़ यूजुअली एन एक्सपर्ट। चेयरमैन यूजुअली ऐसा पर्सन होता है जो कि एक्सपर्ट होता है इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस में, एंड मेंबर्स वो होते हैं जिनके पास जो कि इकोनॉमिस्ट हैं या एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल एंड पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट्स रहे हैं, तो ऐसे मेंबर्स को लेते हैं, मतलब जिनके पास फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है।
कोर फंक्शंस मतलब मेन काम क्या करता है, और अच्छे से अगर हम समझे तो रिकमेंड करता है डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट, साथ में जो हॉरिजेंटल अलग अलग जो स्टेट है हर स्टेट को कितना पैसा जाएगा, तो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन के बारे में भी रिकमेंडेशन देता है। साथ में ग्रांट इन एड टू स्टेट कि किन स्टेट्स को ज़रूरत है किन मैटर्स में ग्रांटेड देने की, ग्रांट्स देने की, तो उसके बारे में भी रिकमेंड करता है। साथ में कुछ मेजर्स बताता है कि किस तरीके से हम जो है फिजिकल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर करें। मेजर्स टू स्ट्रेंथन फिजिकल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। साथ में रिव्यू करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट की, दोनों की ये रिव्यू भी करता है। तो रिव्यू कर रहा है, मेजर्स बता रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, ठीक है। अब 15 फाइनेंस कमीशन जो है अभी तक लेटेस्ट बैठा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये मेरे 2017 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो इसके मेन क्या है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, ये इसने क्या सजेस्ट करा कि परसेंटेज शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस टू स्टेट बताया, इसने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अमंग द स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, इसने कुछ ग्रांटिंग एड के बारे में बताया कि लोकल बॉडीज़ को डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेशल नीड्स है कुछ स्टेट्स की, उनके अकॉर्डिंग ग्रांट्स दो। साथ में इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी को भी पढ़ा स्टेट एंड यूनियन की रेवेन्यू पे, और रिकमेंड करा कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दो। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का मतलब है जो स्टेट अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा। इन टैक्स एफर्ट्स किस बेसिस पे, टैक्स एफर्ट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म, 2-4 क्राइटेरिया के बेसिस पे। ना कुछ कंट्रोवर्शियल है डिबेट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। अब कंट्रोवर्सीज तो होती हैं हर चीज़ पर, डिबेट भी होता है। जिन चीज़ों पर डिबेट एंड कंट्रोवर्सी हो रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर की थीम्स में, प्लीज़ उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं। यूज़ ऑफ 2011 पॉपुलेशन डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिबेट उठती है कि 2011 की पॉपुलेशन का हमने क्या लिया है, डेटा लिया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। साउदर्न स्टेट आर्ग्यूड दिस पैनलाइज स्टेट्स दैट कंट्रोल पॉपुलेशन, तो कह रहा है कि साउथ के स्टेट हमेशा ये कहते हैं कि हमने क्या करा, आपने बोला पॉपुलेशन कंट्रोल करा, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा। अब आप पॉपुलेशन को एज अ क्राइटेरिया लेके पैसा को बांट रहे हो, तो हमने जो पॉपुलेशन कम करी हो तो एक तरीके से हमारे लिए पेनल्टी होगी ना, पैनलाइज हो गए स्टेट्स। ये सजेस्ट करता है लिंकिंग ऑफ फंड्स टू रिफॉर्म्स, इस ये मतलब जो डिबेट है अक्सर होती है कि आपको फंडिंग को ना रिफॉर्म्स से जोड़ना चाहिए। सीन एज एक्सेसिव सेंट्रल इन्फ्लुएंस, साथ में भी बोला जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हमेशा इन फेवर ऑफ क्या करता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड कराता है। डिबेट रहती है ओवर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एंड स्पेशल कैटेगरीज स्टेट डिमांड की, साथ में ग्रांट्स के लिए भी मतलब ये होता है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फेवर उस पार्टी को करती है जिस स्टेट को करिए जिसमें उनकी सेम पार्टी होगी। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ डिबेट है जो चलती रहती है पॉपुलेशन से रिगार्डिंग साउदर्न स्टेट के लिए, साथ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, साथ में ऐसे स्टेट्स को फेवर किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिसमें सेम पार्टी है। फाइनल रिकमेंडेशंस को अगर हम समझें तो ब्रीफ हाइलाइट्स, तो इन्होंने बोला था कि जो स्टेट का शेयर है वो 41% कर दो 42 के से 41, इसलिए कि ऐसा कहा गया था क्योंकि J&K जो है यूटी बन चुका है। इनकरेज लोकल बॉडी ग्रांट्स टाइड टू ऑडिट अकाउंट्स एंड परफॉर्मेंस, साथ में उन्होंने ये बोला था कि परफॉर्मेंस बेसिस पे आप ग्रांट्स दो। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट फिजिकल डिसिप्लिन की बात करती है क्योंकि स्टेट ने ना बहुत ज़्यादा उधार ले रखा था, तो स्टेट की फिजिकल डिसिप्लिन की उन्होंने बात करी थी कि इसको थोड़ा सा इस पर जो है गौर देने की ज़रूरत है। आगे की जो थीम्स है वो मैंने तो नहीं लिखी है बट हम लिखेंगे और इसी वीडियो में करेंगे।